आज साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। रात करीब 8:44 पर शुरू होने वाला ये चंद्र ग्रहण 4 घंटे से भी ज्यादा समय तक चलेगा। एक तरफ चंद्र ग्रहण है, दूसरी तरफ यूक्रेन के भविष्य पर ग्रहण है और पृथ्वी जब चांद और सूर्य के बीच आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक वैसे ही ज़ेलेंस्की और पश्चिमी देशों के बीच पुतिन आ गए हैं समीर, और युद्ध के अब महायुद्ध में तब्दील होने का भी क्या संयोग बन रहा है? बिल्कुल, आज इसी बड़े सवाल के जवाब ढूंढने की जाएगी कोशिश। आज लगने वाला यह चंद्र ग्रहण बेहद खास है। खास तौर से इसकी उपयोगिता पश्चिमी देशों के लिए ज्यादा बताई जा रही है। ऐसे में आज के चंद्र ग्रहण की कितनी छाया रूस यूक्रेन युद्ध पर पड़ने वाली है? क्या रूस यूक्रेन का यह युद्ध न्यूक्लियर वॉर में भी तब्दील हो सकता है? साथ ही चंद्र ग्रहण कैसे वैश्विक हलचलों को प्रभावित करने वाला साबित हो सकता है? इन मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं तमाम बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स और बड़े ज्योतिषाचार्यों का एक बहुत बड़ा पैनल। तो बहुत दिलचस्प होने वाला है आज का ये शो सुरभि। बिल्कुल, और जिस लिहाज से हम इस चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि वॉर से तमाम बड़ी खबरों की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, एक्सप्लोसिव इंफॉर्मेशन और एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन TV9 भारतवर्ष आपको पहुंचाता है। इसलिए 3 बड़े सवाल, क्योंकि जो हालात बने हुए हैं उसके तहत चर्चा होती है महायुद्ध की, परमाणु युद्ध की और विश्व युद्ध की। सबसे पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर ही हम यहाँ और साथ ही हमारे हाईटेक स्टूडियो के जरिए लोगों को यह समझा देते हैं कि आज के इस हालात में किस तरीके की यह स्थिति क्या संकेत दे रही है। क्योंकि जिस तरीके से रूस यूक्रेन जंग के बीच हालात बने हुए हैं, अगर ये घटना है जहां चंद्र ग्रहण की साफ तौर पर हम बात कर रहे हैं, और देखिए समीर, हमारे जिस हाईटेक स्टूडियो का आप जिक्र कर रहे थे उसी में आज अपने एक्सपर्ट्स के साथ, इन्हीं खास इफेक्ट्स के साथ हम ये समझने वाले हैं कि आने वाले वक्त में ये क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और आज आपको बहुत कुछ ऐसा नजर आने वाला है जो आपको चौंकाएगा। ये देखिए, TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में हमने कैसे व्यापक इंतजाम किए हैं, क्योंकि चंद्र ग्रहण की ये छाया आखिर वॉर पर कैसा ग्रहण लगाने वाली है। आज इसकी पड़ताल होगी। हमारे साथ तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो युद्ध पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, और सारे बड़े नेताओं की कुंडली लेकर मौजूद है हमारे साथ। ज्योतिषाचार्यों का भी एक बड़ा पैनल। तो आपको याद होगा, क्रेमलिन पर अटैक हुआ और उसने इस युद्ध की स्थितियां, परिस्थितियां सब बदल कर रख दी। लेकिन आज का ग्रहण भी क्या कुछ बदलेगा? ये एक बड़ा सवाल है जिसकी आज होगी पड़ताल। लेकिन असर कैसे पड़ता है और क्या असर इसका हो सकता है? आज के इस हालात पर चर्चा करने से पहले, एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करने से पहले, इंफॉर्मेशन वॉल पर भी कुछ डिटेल्स हम अपने दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे। क्योंकि महाग्रहण से डर, क्या होगा असर? जिस महायुद्ध की हम बात कर रहे हैं समीर, एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन लगातार हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं रूस यूक्रेन में चल रही पिछले 1 साल की इस जंग की। बिल्कुल, और महायुद्ध क्यों कहा जा रहा है? युद्ध तो चल ही रहा था, वॉर तो चल ही रही थी, लेकिन क्रेमलिन पर अटैक के बाद कहा जा रहा है कि अब बदला जिस अंदाज में लिया जाएगा उससे यह युद्ध महायुद्ध में तब्दील हो जाएगा। रूस यूक्रेन जंग महायुद्ध में तब्दील होगी क्या? परमाणु युद्ध की धमकी रूस दे रहा है, क्या ऐसा मुमकिन है? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और उसके बाद सबसे बड़ी चिंता इस वक्त दुनिया की क्या है? कहीं यह जंग वर्ल्ड वॉर में तो तब्दील नहीं हो जाएगी? हम पर, आप पर, सब पर इसका असर तो नहीं पड़ेगा? आज इस सवाल का भी जवाब हम तलाशेंगे। परमाणु युद्ध में परमाणु खतरे को देखते हुए विश्व युद्ध की आशंका को लेकर एक्सपर्ट्स के साथ बात करेंगे। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर, जहां रूस से इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है, चेचन्या से स्पेशल फोर्स की एक टुकड़ी को अब रवाना किया गया है। और स्पेशल फोर्स को खास मिशन के लिए जिस तरीके से रवाना किया गया है, क्या बड़े संकेत मिल रहे हैं? स्पेशल फोर्स के टारगेट में अब ज़ेलेंस्की के होने का अंदेशा बढ़ता जा रहा है समीर। बिल्कुल, स्पेशल फोर्स की तैनाती ये क्या बता रही है? इसके मायने क्या हैं ऐसे वक्त में जब वैगनर फोर्सेस, जिसे रूस की प्राइवेट आर्मी माना जाता है, वो बाखमुत में लड़ाई लड़ रही है। दूसरी तरफ चेचनिया फाइटर्स जो हैं, जो चेचन फाइटर्स हैं, उनको भी जंग में बड़े पैमाने पर कैसे उतारा जा रहा है? ये देखिए, बहुत ही खास तस्वीरें इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने हैं। क्रेमलिन कांड के बाद भड़के हुए हैं पुतिन, और चेचन फाइटर्स को एक्टिवेट किया गया है बड़े पैमाने पर।
इतने ज्यादा चेचन फाइटर सुरभि एक साथ एक जगह पर इससे पहले हमने नहीं देखे। बिल्कुल, लेकिन इस बीच इंफॉर्मेशन वॉल पर इसी मिशन के बारे में जानकारी, जहां रूस का मिशन ज़ेलेंस्की अब अगर शुरू हो रहा है तो क्या बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि किस तरीके से चेचन्या के सैनिकों को अब स्पेशल ट्रेनिंग को दिए जाने को लेकर एक सबसे बड़ी खबर आई है। साथ ही यह भी देखा गया है कि किस तरीके से अब मिशन ज़ेलेंस्की की तरह बड़े फैसले लेने की कोशिश यहां पर रूस कर रहा है। समीर, बिल्कुल, और दूर से वार करने वाले स्पेशल हथियारों से ये लैस नजर आ रहे हैं। आप इन पर गौर करेंगे इन तस्वीरों पर तो पाएंगे कि कितने अत्याधुनिक हथियारों से इन्हें लैस किया गया है। ज़ेलेंस्की पर घात लगाकर हमले की आशंका है। याद कीजिए, क्रेमलिन अटैक के बाद रूस ने धमकी एग्जैक्टली यही दी थी कि अब ज़ेलेंस्की को एलिमिनेट करने का ऑप्शन ही बचा है हमारे पास। लेकिन इंफॉर्मेशन ये भी है कि चेचन्या की राजधानी रोजनी से ये स्पेशल फोर्स अब रवाना हो रही है, जहां पिछले साल हमने देखा कैसे चेचन सैनिकों के ऑपरेशन में ज़ेलेंस्की बाल बाल बचे थे। यानी एक बार फिर से इनके टारगेट पर ज़ेलेंस्की। बिल्कुल, ज़ेलेंस्की ही टारगेट पर हो सकते हैं और रूस की तरफ से इसे छुपाया भी नहीं जा रहा है। कोई दबी छुपी आवाज नहीं है, साफ साफ सीधे सीधे यह कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की को एलिमिनेट करना क्रेमलिन अटैक के बाद हमारा मकसद है। और रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष भी साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर यूक्रेन का नाम लिया, यूक्रेन को धमकाया और कहा कि ज़ेलेंस्की को खत्म करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ कराने का वक्त आ गया, क्योंकि एक बड़ा पैनल आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष के इस स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। मेजर जनरल विशंबर दयाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एयर वाइस मार्शल PK श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल VK दत्ता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर PK घोष रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और इसके अलावा सुरभि ज्योतिषाचार्यों का भी एक बड़ा पैनल। बिल्कुल, और खास परिचय करा देते हैं आध्यात्मिक गुरु इस वक्त पवन सिन्हा हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 के स्टूडियो में। दीपा शर्मा इस वक्त ज्योतिषाचार्य हमारे साथ हैं, आचार्य विक्रमादित्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और पंडित अरविंद शुक्ल ज्योतिषाचार्य इस वक्त हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि स्थिति को देखते हुए क्या पूरी दुनिया पर चंद्र ग्रहण का भी कोई असर पड़ने वाला है समीर? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि जिस वॉर ग्रहण की हम बात कर रहे हैं, तमाम ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि हालात अब बद से बदतर हो चुके हैं, और इस बीच पुतिन एक ऐसी रणनीति को अब अंजाम देने वाले हैं जहां ज़ेलेंस्की के लिए मुश्किलें अब खत्म होती नहीं नजर आ रही। तो देखिए, आज इन सभी से बात करने की कोशिश की जाएगी और समझने की कोशिश की जाएगी कि आखिर ग्रहण का असर इस वॉर पर कितना पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पवन सिन्हा साहब, आज मैं शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। चंद्र ग्रहण को लेकर, सूर्य ग्रहण को लेकर बहुत तरह की बातें की जाती हैं। ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि मानव जीवन पर भी इसका खासा असर पड़ता है। इस तर्क के दूसरी तरफ भी बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी तरह से बातों को रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन दिनों दुनिया चिंता में है कि कहीं रूस यूक्रेन जंग का दायरा ना बढ़ जाए। आज का ये ग्रहण, अगर इस खबर को इससे मिलाकर देखा जाए तो किस तरह से एनालिसिस आप करेंगे? देखिए, ये ग्रहण चूंकि भारत में तो दिख नहीं रहा है, इसलिए भारत इस मामले में सेफ है, और भारत का जो न्यूट्रल स्टैंड है इसका शायद भारत को अब लाभ मिलेगा। लेकिन इधर 10 मई से मंगल भी चूंकि कर्क राशि में आ जाएगा, ये पुतिन को फायदा करेगा, और इसकी वजह से युद्ध 15 मई तक बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, और ये इस युद्ध में बहुत सारे बॉम्ब आदि का इस्तेमाल अचानक बढ़ेगा, स्ट्रेटेजी चेंज होगी, लेकिन उसके बाद ये युद्ध फिर शांत पड़ने लगेगा। लेकिन पैसिफिक ओशन में भी इसका प्रभाव है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में USA का इन्वॉल्वमेंट इस युद्ध में थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यद्यपि ज़ेलेंस्की के लिए ये अच्छा समय नहीं है, उनको विशेष रूप से सावधान रहना होगा, लेकिन रूस अब धीरे धीरे एक विजय की ओर जा रहा है, जो 15 तारीख तक लगभग हम सबको स्पष्ट होने लगेगी। डिफेंस के तौर पर रक्षा विशेषज्ञों के साथ भी इस बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या वाकई रूस की ये रणनीति अब अमल में आ रही है, जहां वो जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस पर चर्चा करने से पहले इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर का रुख करना चाहेंगे, जहां चंद्र ग्रहण से पहले ही भूकंप से जापान सहम गया है। एक बार बता दें आपको, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, जहां जापान में 6.3 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, जापान के पेनिनसुला इलाके में भूकंप से ये डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं।
बिल्कुल, ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जापान में। देखिए भूकंप से किस तरह की हलचल मची है, कैसे कांप गई जापान की जमीन, ये आपके सामने है। क्योंकि अच्छी खासी तीव्रता का भूकंप था ये। सुरभि, रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता मापी गई है वो 6.3 है। तो ये देखिए, ये एक बड़ी खबर। और जापान से जो लेटेस्ट विजुअल्स हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। हड़कंप मच गया थोड़ी देर के लिए, जमीन कांप गई 6.3 की तीव्रता वाले इस भूकंप के बाद। जोरदार झटके महसूस किए गए हैं और काफी देर तक ये झटके महसूस किए गए हैं समीर, क्योंकि 6 की तीव्रता का भूकंप आप अंदाजा लगाइए। इन तस्वीरों के जरिए भी ये साफ पता लग पा रहा है कि किस तरीके से वहां पर घर मकान और सब सामान हिलता हुआ नजर आया। लेकिन इस बीच जिस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं, विक्रमादित्य जी, आप क्या ये वाकई मानते हैं कि अगर ग्रहण जैसी स्थिति होती है उसका असर जरूर देखने को मिलता है, और ऐसे समय में भूकंप आना या किसी तरीके की नेचुरल कैलामिटी को फेस करना, क्या ये इंटर रिलेटेड होता है? देखिए, इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च है सुरभि जी, और लगातार बहुत सारे पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने भी और विज्ञान के वैज्ञानिकों ने तो अनादिकाल से इसके ऊपर बहुत बड़ा इंटरप्रिटेशन उपस्थित किया है। लेकिन मॉडर्न साइंस में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने भूकंप इत्यादि के साथ, ग्रहण के साथ होने वाली घटनाओं के साथ जोड़कर उसको बहुत प्रैक्टिकली समझाने का भी प्रयास किया है। देखिए, चंद्र ग्रहण जो है, जो आज जो हो रहा है, वो वास्तविक तौर पर ग्रहण तो है लेकिन छाया चंद्र ग्रहण है। लेकिन पराप्रकृति में होने वाली कोई भी घटना का प्रभाव हर जीव जंतु पे किसी ना किसी प्रकार से होता है, और उसका प्रभाव भारत के क्या पूरे विश्व पे किसी ना किसी रूप में हो रहा है। और ये जो भूकंप की घटनाएं हैं, इसके ऊपर तो आप कोई भी पंचांग खोल के देख लीजिए, कोई भविष्यवाणी करने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पंचांग हर 15 दिन के पक्ष के अनुसार से हर चीज को बहुत आख्यान रूप से बताता है, और उसमें शोध करने की आवश्यकता है। आज उस पर ज्योतिष के दृष्टिकोण से ऐसा लोग वेगली कह देते हैं। मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि आमतौर पे जितने भी लोग हैं संसार में, बहुत सारे लोग आज की तारीख में मोबाइल सबके हाथ में रहता है, पहले अखबार पढ़ते थे और मौसम विभाग की भविष्यवाणी रोज देखते थे, रोज देखते हैं और रोज उसको शाम को गाली भी देते हैं। वो वही स्थिति वास्तविक तौर पे ज्योतिष की भी है। जानना चाहते हैं, लेकिन इसको समझना चाहिए कि एक संसार जो है स्टैटिक नहीं चल रहा है, हर चीज परिवर्तनशील है। और वो जो घटनाएं घटी, उसके हिसाब से प्रभाव पड़ा, उस प्रभाव के योगायोग को देखते हुए एक भविष्यवाणी की जाती है। उसके साथ भी परिवर्तन का प्रभाव है, और उस परिवर्तन से जो मौसम विभाग के हिसाब से प्रेडिक्शन की जाती है, इतने हजारों रुपए, लाखों रुपए खर्च करके एक स्टैटिक डाटा बनाया जाता है। उसी प्रकार से ज्योतिष के अंदर भी एक प्रॉपरली एक डाटा बनाया जाता है, एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ। अनंत काल से भारतीय ऋषि मुनियों की शोध है, जिसको हम सब लोग अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। और प्रत्यक्ष मानिए, वो सत्य घटनाओं पर 99% बैठती है, लेकिन व्यक्ति के ज्ञान पर विशेष डिपेंड करता है कि वो कितना ज्ञानी है और कितना उस बात को अच्छे रूप से उपस्थित करता है। तो आज इस बात की जो घटना अभी सामने घटी है, वो भूकंप का प्रभाव है, और इस पर आज शोध की आवश्यकता है। आज बड़े बड़े वैज्ञानिक, ठीक है, इस पर और ज्यादा रिसर्च की जरूरत है, ये आप कह रहे हैं। और इस बीच देखिए, एक अहम खबर आ रही है। यूक्रेन ने रूस के ऑयल रिफाइनरी पर फिर अटैक कर दिया है। इलिस्की ऑयल रिफाइनरी में ड्रोन से हमला हुआ है। यूएवी के गिरते ही रिफाइनरी में आग लग गई। रिफाइनरी पर 4 दिन में यह दूसरा अटैक है। इससे पहले भी आपको याद होगा, रिफाइनरी पर अटैक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी9 भारतवर्ष ने आपको दिखाई थी। एक बार फिर रिफाइनरी को बनाया गया है निशाना। यूएवी के जरिए इस हमले को अंजाम दिया गया है। 4 दिन में यह दूसरा अटैक है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। तो एक तरफ वॉर जोन में भीषण जंग छिड़ी हुई हम देख रहे हैं, और दूसरी तरफ आज का चंद्र ग्रहण। सुरभि, ये बिल्कुल हमले के बाद की तस्वीर टीवी9 भारतवर्ष दिखा रहा है समीर, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर अब टारगेट करते हुए बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अपने डिफेंस एक्सपर्ट्स के साथ भी लगातार हम इस आधार पर चर्चा करते हैं कि आखिर किस तरीके से ऑफेंसिव होते हुए यूक्रेन अब रूस पर भारी पड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है समीर। बिल्कुल, देखिए अहम खबर हमारे पास आ रही है। पाव्लोग्राड में यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला हो गया है। निप्रोपेट्रोव्स्क में पाव्लोग्राड के बाहरी इलाके में यह बड़ा हमला अंजाम दिया गया है। रूसी हमले में पाव्लोग्राड में भारी तबाही मची है। हमले के बाद कई किलोमीटर दूर तक लपटें देखी गई हैं। यह सबसे नया वीडियो है रूसी हमले का, जिसमें पाव्लोग्राड की तबाही साफ तौर पर नजर आ रही है।
दो बड़ी खबरें इस वक्त एक साथ आपके सामने है, जहां देखिए किस तरीके से इलिस्की ऑयल रिफाइनरी को निशाने पर लिया गया, ड्रोन से हुए हमले की यह तस्वीर, और साथ ही पवलोग्राद के बाहरी इलाके में जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया है। आग का गोला यहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि रूसी हमले में अब पवलोग्राद में भारी तबाही का दावा भी किया जा रहा है। हालांकि रिफाइनरी पर 4 दिन में यह दूसरा बड़ा अटैक बताया जा रहा है। इसलिए समीर, अब अपने डिफेंस एक्सपर्ट्स को हम अपने साथ इस पूरी डिस्कशन में ज्वाइन करना चाहेंगे, जहां यह समझना सबसे पहले बहुत जरूरी है वीके दत्ता सर, क्या यहां पर हालात आपको काउंटर ऑफेंसिव देखते हुए नजर आ रहे हैं कि यूक्रेन बहुत हद तक टारगेट करता आ रहा है अब रशिया को, जिसमें वो कामयाब हो गया है? देखिए, ऐसा है कि हम पिछले 10-15 दिन से इसी बात को चर्चा में लेके चल रहे थे, यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव, और हमने आप ही के चैनल के माध्यम से ये भी बोला था, अगर यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव प्लान कर रहा है, अगर वो पहले से डेट को डिक्लेयर कर रहा है, तो हम कभी भी कोई भी ऑफेंसिव व्हेन वेयर हाउ, कब कहाँ और कैसे हम डिक्लेयर नहीं करते, नहीं तो आपका सरप्राइज लूज हो जाएगा। अगर वो प्लान कर भी रहा था तो रशिया जो है वो चुप तो बैठेगा नहीं, वो 100% प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेगा। तो ये जो आप प्रचलन देख रहे हैं अभी, क्रेमलिन के ऊपर जो अटैक हुआ है, वो एक अगर हम अलग छोड़ दें, उससे पहले जो यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव का प्लान था, यहाँ अभी रशिया का उसका प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का प्लान था, जहाँ पर यूक्रेन की कंसंट्रेशन है, जहाँ पे उनके फोर्सेस इकट्ठे हो रहे हैं, वो सारे एरियाज को रशिया आज के दिन में टारगेट कर रहा है। ठीक बात है, और वो नजर भी आ रहा है और उससे जुड़ी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं विशंबर दयाल साहब। लेकिन एक बात बताइए, पवन सिन्हा जी ने अभी कहा कि 10 से 15 मई की ये जो तारीखें हैं और ये जो दिन हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। हम सब ये जानते हैं कि 9 मई को रूस की विक्ट्री डे परेड होने वाली है, और इसलिए पुतिन ने यह निर्देश दिया है कि 9 मई से पहले पहले बाखमुत तो हमें 100% कब्जा चाहिए। तो आप भी मानते हैं क्या ये जो तारीख है, हम उसमें एक दिन पहले और ले जाएं, 9 मई से 15 मई की तारीख, ये बहुत अहम हो जाती है कि आपके हिसाब से भी? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो नहीं, विशंबर दयाल जी से सवाल। कोई नहीं जी, देखिए, ये लड़ाई है, और जैसे लंबी लड़ाई होती है, 1 साल से ज़्यादा चल रही है, तो जब लड़ाई लंबी होती है तो उसमें दौर होते हैं, उसमें कभी लड़ाई को एस्केलेट किया जाएगा, कभी उसको फिर पूरे साल तो लड़ाई एक स्पीड से एक तरह से नहीं चल सकती ना, और क्योंकि एक बहुत वाइड फ्रंट पे है, और इसमें टेक्नोलॉजी और डिस्ट्रक्शन ज़्यादा है, ना कि मास मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, या जैसे पहले हम लोग लड़ाई में देखते आए कि बड़े बड़े कॉलम्स मूव करेंगे, बड़े काउंटर अटैक्स होंगे। ऐसा अभी तक कुछ नज़र नहीं आया है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इस जो ये अभी जो क्रेमलिन पर जो भी कुछ ये हुआ है, वेदर यूक्रेन ने किया या किसी कवर्ड टीम्स ने किया या किसी बैड एलिमेंट ने किया, इससे एक एस्केलेशन जरूर होगी, लेकिन उस एस्केलेशन का मतलब ये नहीं कि ऑफेंसिव खत्म हो जाएगा, लड़ाई खत्म हो जाएगी। अभी रशिया को अभी भी एक रशिया के दिल में संकोच है कि ये लड़ाई बढ़ सकती है, डायरेक्ट नाटो कन्फ्रंटेशन हो सकती है, डायरेक्ट अमेरिका कन्फ्रंटेशन हो सकती है, और रशिया अपने कुछ रिजर्व बिल्कुल कमिट नहीं कर रहा है। ये सिर्फ वॉर फ्रंट है, कभी क्योंकि फ्रंट इतना बड़ा है। और देखिए, यूएवीज का आज के दिन जमाना, नई टेक्नोलॉजी है, कई बार यूएवी सक्सेसफुल हो जाते हैं, कहीं स्ट्राइक कर देते हैं, लेकिन लड़ाई इतनी एस्केलेट नहीं हुई है जितनी, और ना कोई यूक्रेनियन ऐसी बैटल इंडिकेशंस आते हैं ना, अगर यूक्रेन को काउंटर ऑफेंसिव करना है, कुछ बैटल इंडिकेशंस होंगे, कुछ इनपुट्स आएंगे। एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जमाना है, वेस्ट के पास आज के दिन मीडिया है, वेस्ट के पास इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के टूल्स हैं, पूरी दुनिया मतलब आज के दिन बहकी दुनिया है, इसमें एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जरिए उसी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के आधार पर हम एनालाइज भी कर सकते हैं। एक सेकंड और दीजिए, इसके जरिए वो आपको इन्फ्लुएंस कर देता है कि अब लड़ाई जो है बहुत गंभीर हो गई है, लड़ाई बहुत गहरी हो गई है, बहुत तबाही हो गई है। इस लड़ाई में कॉन्स्टेंटली, जैसे सीरिया में देखने को मिला था, कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन बहुत बड़ी फोर्सेस की एस्केलेशन नहीं नजर आ रही। ठीक है सर, लेकिन जिस तरीके से ये इंफॉर्मेशंस लगातार सामने आती हैं, आज अगर हम समीर चंद्र ग्रहण की भी बात कर रहे हैं, तो कुछ और इंफॉर्मेशन अपने दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे, जहां हम वो उस इतिहास को देख के भी समझ पाते हैं कि अगर ग्रहण जैसी स्थिति में ऐसा कुछ हुआ है, तो क्या ये एक कुछ बड़े संकेत देता है? क्योंकि यहां पर कुछ अनहोनी का हम जिक्र करना चाहेंगे।
और वो अनहोनी जिस समय पर हुई, मैं चाहूंगी अरविंद जी और दीपा जी इसके बाद आप हमें जरूर ज्वाइन करें, ये समझाएं कि आखिर किस लिहाज से हम ये देख सकते हैं इन स्थिति को, क्योंकि जिस अनहोनी का यहां हम जिक्र कर रहे हैं वो दिन था जब अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया था और उस दिन समीर सूर्य ग्रहण था। ऐसी ही कुछ और अनहोनी हुई थी जहां देखिए कौरवों और पांडवों के बीच जब जुआ हुआ था उस दिन बताया जाता है कि चंद्र ग्रहण था, कुछ ऐसी स्थिति थी। हालांकि इस बारे में एक्सपर्ट से बातचीत करने से पहले कुछ और इंफॉर्मेशन भी समीर हमारे पास है। बिल्कुल, तीसरी अनहोनी का भी जिक्र कर लेते हैं। द्वारका नगरी पानी में डूब गई थी और उस रोज भी सूर्य ग्रहण था। तो इन अनहोनियों से, इतिहास में घटी उन अनहोनियों से अंदाजा लगाइए और उससे आज की तुलना अगर कीजिए तो क्या निकलकर सामने आता है, यही तो हम आज अपने मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए 15 दिनों में 2 ग्रहण लगते हैं, महाभारत का युद्ध होता है, परिणाम क्या होता है, लाखों लोग मारे गए, ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए। हालांकि ये देखिए सूर्य ग्रहण के 15वें दिन चंद्र ग्रहण, अब की हम हालात की बात कर रहे हैं जहां पिछले 1 साल से TV9 भारतवर्ष बता रहा है कि किस तरीके से रूस यूक्रेन युद्ध में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और अब न्यूक्लियर थ्रेट्स को देखते हुए क्या बड़ी अनहोनी की आशंका भी अब बढ़ चुकी है। समीर, ये एक बड़ा सवाल है। दीपा जी, मैं चाहूंगी अब आप इस पर जवाब दें, क्या वाकई इन स्थिति का बहुत ज्यादा असर होता है? क्योंकि आज इन खबरों को भी अगर हम एनालाइज करते हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स के साथ भी चर्चा करते हैं, तो हमारी कोशिश यही होती है समझने की कि अगर वॉर एस्केलेट होती जा रही है तो ये किस ओर जाएगी, किस हालात तक बढ़ती रहेगी। देखिए, अगर हम पुतिन की कुंडली की बात करेंगे, पहले तो ये जो ग्रहण की बात हो रही है, बिल्कुल डेफिनेटली इसका फर्क पड़ता है, इसका असर पड़ता है। जैसे आपने इतिहास के जो कुछ उदाहरण उठाए वो बिल्कुल ठीक उठाएं। जब जब कभी भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ते हैं तो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, चाहे वो भूकंप से रिलेटेड हो, चाहे वो बाढ़ से रिलेटेड हो, पानी की एक्सेस। अभी आप देखेंगे कि नहीं, लेकिन दीपा जी ऐसा हर बार नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है कि सूर्य ग्रहण आते हैं, चंद्र ग्रहण आते हैं और कुछ नहीं होता। जी, उसका कारण बता देती हूँ। हाँ। होता क्या है कि जब कभी भी ग्रहों, राशियों का भी प्रभाव होता है। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण किन राशियों पर पड़ रहे हैं। अगर मान लीजिए मित्र राशि में चंद्रमा है और वहां पर ग्रहण पड़ रहा है तो बहुत असर नहीं होता है। अच्छा। लेकिन इस समय पर जब चंद्र ग्रहण हो रहा है, इस समय पर जो केतु की स्थिति है वो तुला राशि में है और तुला लग्न जो है, तुला लग्न है पुतिन की। अब यहाँ पर वो बहुत कुछ ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जो हेडलेस एनर्जी वाले होंगे, क्योंकि केतु एक हेडलेस एनर्जी है और केतु जब कभी भी डिसीजन लेने पर वो करता है, फोर्स करता है, तो ऐसे में व्यक्ति गलत डिसीजन ले लेता है। तो यहाँ पर पुतिन के आने वाले समय में कुछ डिसीजंस बहुत गलत होने वाले हैं, जिसका कि सारे देश पर नहीं वर्ल्ड पर इसका प्रभाव पड़ने। बिल्कुल दीपा जी, जो बात आपने कही है, घोष सर मैं चाहूंगी आप ये ज्वाइन करें। क्या वाकई कुछ सिचुएशंस और कुछ डिसीजंस पुतिन के ऐसे हो चुके हैं कि अब एम्बैरेसमेंट हो रही है? क्योंकि वैगनर चीफ भी अगर ये कहते हैं कि बखमुट पर बढ़त बनाने के बावजूद आज हम इतना बैकफुट पर आ गए हैं तो उसके लिए खुद रशिया जिम्मेदार है। देखिए, बिल्कुल पिछले मैं 1 मिनट डिफेंस एक्सपर्ट का इस पर जवाब चाह रही थी रशिया की रणनीति को लेकर। घोष सर, देखिए, ये जो बाखमुत का मुद्दा है, रूस चाहता है कि ये मे डे से, विक्ट्री डे से पहले वो दिखाए कि उन्होंने कुछ जीता है। तो वैगनर ग्रुप को पूरा लगा दिया है और फिर वैगनर ग्रुप के चीफ ने तो कहा है कि उनको एम्युनिशन नहीं मिल रहा, पूरा सहायता नहीं मिल रहा, जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वैगनर ग्रुप एकदम काम करता है जो पुतिन के इशारे पर। दूसरी बात यह है, अब तो चेचन्य फोर्स को भी रवाना कर दिया। हाँ जी, अब तो चेचन्य फोर्स को भी रवाना कर दिया। अभी चेचन फोर्स को भी रवाना कर दिया। तो ऐसे ही रेगुलर फोर्स वो, और सच पूछिए तो बाखमुत एकदम खंडर बन गया है। और जो यूक्रेन है वो कुछ पश्चिमी भाग में अभी तक मौजूद है। वैसे पूरा बाखमुत जहां तक है वो रूस का ही है, लेकिन कुछ पश्चिमी भाग अभी तक यूक्रेन के लिए है। तो लड़ाई बहुत नहीं, लेकिन अभी दीपा जी ने जिस बात का जिक्र किया, पीके श्रीवास्तव जी, कि आने वाले वक्त में मुमकिन है व्लादिमीर पुतिन कुछ ऐसा फैसला ले लें जिससे आने वाले वक्त में उनकी एम्बैरेसमेंट हो, ऐसे कुछ आसार आपको नजर आ रहे हैं क्या? एक छोटा सा जवाब इस पर। देखिए समीर, ऐसा नहीं है कि वो ऐसा फैसला लेंगे जिससे उनको एम्बैरेसमेंट हो। चाहे ये जो अटैक ड्रोन का हुआ है क्रेमलिन के ऊपर, चाहे ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो, या ये एक्चुअल में हुआ हो या कोर्ट ग्रुप से हुआ हो,
ये अपने आप में एक चेंज का संकेत ज़रूर दे रहा है कि क्वांटम ऑफ ऑफेंसिव बढ़ाया जाएगा। और आप देख भी रहे हैं कि अब जो अटैक्स हो रहे हैं वो प्रिसाइज हो रहे हैं और एम्यूनिशन डिपोज पे हो रहे हैं। जैसे पैवलोग्राड वाला जो अटैक है, ये पैवलोग्राड केमिकल प्लांट वहाँ का सबसे बड़ा प्लांट है फॉर रॉकेट मोटर्स। रॉकेट मोटर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जो भी आप प्रक्षेपणास्त्र बनाते हैं या मिसाइल्स बनाएं या कोई मिसाइल बनाएं, उसके लिए वो सबसे बड़ा प्लांट है। उस पर अटैक होना अपने आप में उनकी क्षमता जो बची खुची है उसको पूरा ख़त्म करने की है। अगर आप देखिए यूक्रेन की परिप्रेक्ष्य में, यूक्रेन के पास जो भी सामान लड़ाई के आ रहे हैं वो बाहर से आ रहे हैं। उनका कोई सस्टेनेंस चेन नहीं है। सप्लाई चेन हो सकती है, वहाँ तक पहुँच सकते हैं, लेकिन हर एक लड़ाई में आपको अपने संसाधन को सुरक्षित ही रखना पड़ता है और उनको ऐसा रखना पड़ता है कि उनसे आप लड़ सकें। उसमें ज़रूर डिफेक्ट्स आते हैं, मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, ये बहुत बड़ी लाइन होती है इसकी, वो मिसिंग है वहाँ पर। तो जहाँ तक सवाल है कि यूक्रेन के पास इतना असला आ गया है, क्या वो स्प्रिंग ऑफेंसिव बड़े जोरदार तरीके से कर सकेंगे? मैं नहीं मानता कि ऐसा कर सकेंगे। लेकिन क्या वो युद्ध की अब दायरा बढ़ाते जा रहे हैं? क्रेमलिन अटैक को लेकर सर चर्चा करती हूँ, एक बड़ी खबर है। आई जस्ट कम बैक टू यू सर, क्योंकि क्रेमलिन अटैक के बाद अब रूस काउंटर अटैक की तैयारी में जिस तरीके से नजर आ रहा है, अगली बड़ी खबर हमारे पास है जहां देखिए किस तरीके से रूस तो अब पूरी तैयारी कर चुका है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि किस तरीके से अब रूस अलग अलग टारगेट्स पर अटैक कर रहा है और बैक टू बैक अटैक के बाद यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। समीर, इस बीच एक और बड़ी खबर। बिल्कुल सही बात है। और रूस का रुख क्या होगा? एससीओ बैठक में आए रूसी विदेश मंत्री का बड़ा बयान आ गया, जल्दी से उस पर गौर कर लेते हैं। क्रेमलिन में हमला जो हुआ वो कायरतापूर्ण था, ये लावरोव ने कहा है। रूस क्रेमलिन अटैक का जवाब देगा, ये कह रहे हैं लावरोव। ये बड़ी खबर इस वक्त की, कहते हैं ज़ेलेंस्की सिर्फ और सिर्फ मोहरा भर हैं। एससीओ बैठक में आए रूसी विदेश मंत्री लावरोव का हिंदुस्तान की सरजमीन से यह बड़ा बयान सामने आया है। क्रेमलिन पर हमला कायरतापूर्ण करार दिया है लावरोव ने। रूस क्रेमलिन अटैक का जवाब देगा। देखिए हूबहू वैसी ही लैंग्वेज, वैसी ही भाषा नजर आती है जैसी क्रेमलिन अटैक के बाद दिमित्री मेदवेदेव की थी, जो कि रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के डेप्यूटी चीफ हैं। हालांकि जिस काउंटर अटैक की मैं यहां पर बात कर रही थी, बड़ी खबर बता दें, क्रेमलिन अटैक के बाद अब रूस काउंटर अटैक के लिए बहुत गंभीर हो चुका है और जो लोग यूक्रेन पर हमले की निंदा कर रहे हैं उनके भी अब सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि रूस यूक्रेन के खात्मे के अलग अलग विकल्पों पर अब जिस तरीके से विचार किया जा रहा है, बड़ी खबरें हमारे पास हैं, क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ साइबर और स्पेस वॉर भी अब रूस छेड़ सकता है। हालांकि इस बारे में इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल सामने होगी कि क्या अगर इस बार रशिया इसी रणनीति के तहत आगे बढ़ता है तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के साथ करेंगे इस पर भी चर्चा, क्योंकि क्रेमलिन हमले के बाद रूसी वॉर फ्रंट पर जिस तरीके की गहमा गहमी देखी जा रही है, कई बड़ी खबरें सामने आ रही हैं और इस बार सबसे तगड़ा रशियन अटैक अगर समीर होता है तो क्या वाकई ये गहमा गहमी, ये हलचल जो अभी फ्रंट लाइन पर बनी हुई है वो पूरी तरीके से यूक्रेन को खत्म कर देगी? बिल्कुल यही बड़ा सवाल है। फाइनल अटैक के लिए रिजर्व फोर्स एक्टिव मोड पर आ चुकी है और कहा यह जा रहा है कि इस बार का जो अटैक होगा वो सबसे तगड़ा रशियन अटैक होगा। न्यूक्लियर फोर्स में भी ऑल्टरनेस, लेकिन फिलहाल कोई अलर्टनेस है, लेकिन फिलहाल कोई आदेश दिया नहीं गया है। न्यूक्लियर फोर्स को पर कर देना भी एक बहुत बड़ा संकेत होता है समीर, इसलिए फिलहाल न्यूक्लियर हमले को सबसे अंतिम विकल्पों में रखा गया है और हमारे एक्सपर्ट्स भी लगातार यही बात कहते हैं कि रूस ऐसा कोई फैसला नहीं लेगा, लेकिन 3 दिन के अंदर यूक्रेन पर बड़े मिसाइल अटैक की जो आशंका बनी हुई है वो कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। समीर, बिल्कुल। पवन सिन्हा जी, आपका आकलन क्या कहता है? अगले 3 दिन क्या वाकई बहुत अहम है? देखिए, जब बात शुरू हुई थी तब भी मैंने कहा था कि ये अटैक्स लगातार बढ़ेंगे और उसके थोड़ी देर बाद आपने ये ब्रेकिंग न्यूज़ ट्रैक की कि अटैक्स एकदम से बढ़ गए हैं। राइट। तो ये लगातार बढ़ते चले जाएंगे। इन्फेंट्री का उपयोग इस वक्त बढ़ेगा, इस वक्त एयर पावर का मैक्सिमम शोडाउन होगा और धीरे धीरे ये अटैक्स इतने इंटेंसिफाई होंगे कि चूंकि ये मंगल भी इधर कर्क में आ जाएगा तो हो सकता है अगर न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं तो एटलीस्ट डर्टी बॉम्ब का प्रयोग रशिया इसमें कर दे 9 तारीख के आसपास। दत्ता सर, आप इस बात को अग्री करते हैं? क्योंकि ऐसे प्रयोग किए जा चुके हैं, कई ऐसे अटैक हो चुके हैं जहां पर हमने देखा कि कैसे केमिकल बॉम्ब्स का भी इस्तेमाल हुआ है इस वॉर फ्रंट में। देखिए, ऐसा है कि
न्यूक्लियर और जो डर्टी बम, ये दो अलग अलग प्रकार के Exactly. हथियार हैं। डर्टी बम होता है कि कोई न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव मटेरियल को हम हाई एक्सप्लोजिव के साथ जोड़ के उसको एक्सप्लोड कर दें। उससे क्या होता है कि एक लोकलाइज्ड जो रेडिएशन फैल जाता है और जान माल का ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। जो अभी हम जंग देख रहे हैं, ये एक बड़ी सुपर पावर, एक मिलिट्री सुपर पावर रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रही है। और रशिया जो भी हथियार इस्तेमाल करेगा वो उस कैटेगरी के और उस कैलिबर के हथियार इस्तेमाल करेगा जिसका ज़मीन के ऊपर इफेक्ट होगा, चाहे वो किंजल मिसाइल हो, चाहे दूसरे बंकर पेनिट्रेटिंग उनके मिसाइल्स हों। और उन्होंने चेतावनी दी है कि जो क्रेमलिन के ऊपर अटैक हुआ है वो एक टेररिस्ट अटैक है। नाउ दे हैव अ राइट टू हिट बैक एट ज़ेलेंस्की के ऊपर हमला कर सकते हैं अभी वो। और अगर वो ज़ेलेंस्की को टारगेट करेंगे तो उस समय वो उस प्रकार के हथियार या मिसाइल्स इस्तेमाल करेंगे जो ज़ेलेंस्की के बंकर को या उसके रहने की जगह को तबाह कर देंगे। ठीक है तो पंडित मेरा कहने अरविंद, का आपका मतलब है- ज्योतिष ज्ञान क्या कहता है? ग्रह नक्षत्र अगर भांपे जाएं, उनको आंकने की कोशिश की जाए, तो आपका ज्ञान क्या कहता है पंडित अरविंद? जी जी, देखिए ऐसा है, इस धारा में सूर्य और चंद्रमा का सबसे अत्यधिक रोल है। सूर्य और मतलब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ये दो ही ग्रहण पड़ते हैं और दोनों ग्रहण का इस धारा में पूरा प्रभाव होता है। इस वर्ष का यदि आप आकलन करें तो हमारे जो टोटल ग्रहण हैं 4 ग्रहण पड़ रहे हैं, जिसमें से भारत देश में सिर्फ एक दिख रहा है चंद्र ग्रहण, बाकी ये चारों ग्रहण बाहरी देशों में हैं। तो ग्रहण के विषय में तो ये सुनिश्चित है कि जब जब ग्रहण पड़ता है उसका अरिष्ट इस पूरी धरा में पड़ता है, और जहाँ ग्रहण का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है वहाँ बहुत ज़्यादा इसका अरिष्ट प्रभाव पड़ता है। जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले महाभारत का उदाहरण दिया, तो महाभारत काल में निश्चित रूप से एक महीने में यानी 15 दिन में एक ग्रहण और 15 दिन में एक ग्रहण, एक मास में 2 ग्रहण पड़े थे। और वह वहाँ पे इसका विनाश ये हुआ था कि 18 अक्षौणी सेना हमारी मारी गई थी। उसी प्रकार अब जो ये ग्रहण पड़, जिसे आज का ही ले लें, आज का जो ग्रहण है ये उपछाया ग्रहण है और तुला राशि स्वाति नक्षत्र में पड़ रहा है, जो कि तुला लग्न पुतीन की है। वहीं पे यदि आप देखें तो कर्क लग्न जो है जेलेस्की की है। कर्क लग्न के साथ मंगल बैठा हुआ है तो मंगल उसके अंदर जुनून और जोश भर रहा है। वो व्यक्ति अंदर से लगभग खत्म हो चुका है, टूट चुका है, उसके बावजूद भी वह अपनी हिम्मत को हार ठीक है बिल्कुल पंडित जी, आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत दिलचस्प है। हमारे साथ जो डिफेंस एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल बैठा हुआ है, उनमें से कई डिफेंस एक्सपर्ट्स आपकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे, रिएक्ट भी करना चाह रहे हैं। बहुत कुछ है जो जानने की कोशिश होगी, और सबसे बड़ा सवाल तो सुरभि ये कि क्या ये वॉर कहीं वर्ल्ड वॉर में तब्दील तो नहीं हो जाएगी? ग्रह नक्षत्र भी क्या कहानी कह रहे हैं, ये जानने की कोशिश होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, फौरन हो रहे हैं यहां से।